आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। लोकवित्त का सिद्धांत नामक वाक्यांश से आशय उस मूलभूत नियम से है जिसके द्वारा राज्य की वित्तीय नीति का निर्धारण किया जाता है। इस मूलभूत नियम को ही अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत या अधिकतम शुद्ध सामाजिक लाभ का सिद्धांत अथवा अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहा जाता है। प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर डाल्सन जैसे दो विद्वान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लोक वित्त के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया तथा इसकी प्रसिद्धि का पूर्ण श्रेय इन्हें दिया जाता है। एडम स्मिथ जैसे प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत था कि राज्य की क्रियाएं तथा कराधान की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। एडम स्मिथ का अनुसरण करते हुए उनके प्रमुख फ्रांसीसी शिष्य जेबी से ने कहा कि वित्त की सभी योजनाओं में सर्वोत्तम योजना है कम व्यय करना और सभी करों को सर्वोत्तम कर वह है जिसकी धनराशि सबसे कम हो। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का विचार था कि गैर सरकारी व्यय उत्पादक यानी प्रोडक्टिव होता है और सरकारी व्यय अनुत्पादक यानी अनप्रोडक्टिव होता है। इसी कारण इन अर्थशास्त्रों का कहना था कि प्रत्येक कर एक बुराई यानी एविल है, प्रत्येक सरकारी खर्च अनुत्पादक है। इसके विपरीत प्रोफेसर डाल्टन ने दृढ़तापूर्वक यह कहा कि यह कहना सही नहीं है कि प्रत्येक कर स्वयं में एक बुराई है। उदाहरण के लिए नशीली औषधियों, मद्य तथा अन्य मादक पदार्थों पर यदि कर लगाए जाते हैं तो उससे ऐसे पदार्थों का जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उपभोग घटता ही है और इससे समाज का ठोस कल्याण होता है। डाल्टन ने सरकारी व्यय का भी समर्थन किया और इस प्राचीन विचारधारा का विरोध किया कि वह अनुत्पादक होता है। अंधविश्वासी व्यक्ति सभी प्रकार के सरकारी व्यय के बारे में पहले से ही पूर्वाग्रही बाइज्ड होते हैं, किंतु हमें स्पष्ट रूप से इस बात को मानकर चलना चाहिए कि किसी भी प्रकार का सरकारी व्यय अच्छा होता है। उदाहरण के लिए कृषि, उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय आदि पर किए गए सरकारी व्यय को इसलिए अनुत्पादक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा व्यय किसी न किसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है। किंतु साथ ही प्रोफेसर डाल्टन ने यह भी कहा कि यह कहना भी सही नहीं है कि सभी प्रकार का सरकारी व्यय अच्छा होता है। उदाहरण के लिए अनावश्यक युद्धों पर किया जाने वाला सरकारी व्यय स्पष्टतः एक बुराई है। अब बात तो स्पष्ट है कि प्राचीन अर्थशास्त्रों की धारणा कि प्रत्येक कर एक बुराई है और प्रत्येक सरकारी व्यय अनुत्पादक और आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दृढ़ता से अस्वीकृत कर दिया गया। उनका विश्वास है कि किसी भी सरकारी व्यय की उत्पादकता की आर्थिक कसौटी यह है कि वह कितना आर्थिक कल्याण उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर किया गया सरकारी व्यय विलासिता की वस्तुओं पर किए गए गैर सरकारी व्यय से प्राय अधिक उत्पादक होता है। इस प्रकार लोक वित्त की कोई कार्रवाई यदि संपूर्ण समाज में समाज तथा समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करती है तो उसे वांछनीय माना जाएगा। अब बात करते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। यह सिद्धांत समाज के आर्थिक कल्याण को संपूर्ण रूप में एज ए होल अधिकतम करने की दृष्टि से लोक वित्त की कार्रवाइयों का निर्देशन करता है। सरकारी राजस्व तथा सरकारी व्यय राज्य की दो महत्वपूर्ण वित्तीय कार्रवाइयाँ हैं। यह आवश्यक है कि राज्य की इन दोनों वित्तीय कार्रवाइयों का निर्देशन या नियमन किसी मूलभूत सिद्धांत के द्वारा किया जाए ताकि उन कार्रवाइयों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर डाल्टन ऐसे दो विख्यात अर्थशास्त्री थे जो लोक वित्त में इस मूलभूत सिद्धांत के प्रतिपादक और प्रसिद्धि के लिए उत्तरदायी रहे। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार राज्य को अपनी आय की प्राप्ति और धन का व्यय इस प्रकार से करना चाहिए कि ताकि जनता के कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो सके। जब सरकार कर लगाती है तो कुछ अनुपयोगी और तुष्टिहीनता उत्पन्न होती है। दूसरी ओर जब सरकार व्यय करती है तो उपयोगिता या तुष्टि गुण यूटिलिटी में कुछ वृद्धि होती है। अतः सरकार को अपने आय और व्यय को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि किसी भी तुष्टि गुण को के अधिकतम बेशी यानी सरप्लस उत्पन्न हो तथा तुष्टिहीनता की मात्रा कम से कम हो। परंतु यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि ऐसा करके सभी लोगों के व्यक्तिगत कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह संभव हो सकता है कि उनमें से कुछ के कल्याण में
और कमी हो जाए, परंतु यदि इस बड़ी संख्या में लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है तो यह माना जाएगा कि संपूर्ण रूप से समाज का शुद्ध कल्याण, नेट वेलफेयर अधिकतम ही हुआ है। प्रोफेसर डाल्टन ने इसे शब्दों में व्यक्त किया है। लोकवित्त की इन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किए जाने वाले धन की प्रकृति तथा मात्रा में और विभिन्न व्यक्तियों के व वर्गों के बीच उस धन के वितरण में अनेक परिवर्तन होते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये परिवर्तन समग्र रूप में समाज पर लाभकारी प्रभाव छोड़ते हैं। यदि ऐसा है तब तो यह माना जाएगा कि लोकवित्त की कार्रवाइयाँ न्यायोचित है, अन्यथा नहीं। लोकवित्त की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जो अपने द्वारा संपादित की जाने वाली कार्रवाइयों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ उपलब्ध करावे। सरकारी आय। प्रोफेसर डाल्टन ने इस सिद्धांत को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहा और प्रोफेसर पीगू ने अधिकतम कुल कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर का नाम दिया। अब बात करते हैं सरकारी आय तथा व्यय की सीमा। प्रोफेसर डाल्टन इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सरकारी व्यय किस सीमा तक बढ़ाया जाए, सरकारी व्यय को विभिन्न उपयोगों में किस प्रकार बांटा जाए, सरकारी व्यय को कैसे एकत्र किया जाए तथा उससे विभिन्न वर्गों के बीच कैसे विभाजित किया जाए। प्रोफेसर डाल्टन के ही शब्दों में सरकारी व्यय प्रत्येक दिशा में ठीक उस समय उस सीमा तक किए जाने चाहिए जिससे किसी भी क्षेत्र में इस व्यय की थोड़ी सी और वृद्धि से समाज को प्राप्त होने वाले लाभ में और इसके विपरीत कराधान तथा अन्य सरकारी व्यय के अन्य किसी साधन में की जाने वाली थोड़ी सी वृद्धि से होने वाली हानि में समान संतुलन स्थापित किया जा सके। यह नियम सरकारी व्यय तथा सरकारी आय दोनों की ही एक आदर्श सीमा प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ है कि लगाए जाने वाले कर की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जनता को किए जाने वाले त्याग का भार तो बढ़ता जाएगा, परंतु उस कर के प्रत्येक खर्च से जनता को प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा बराबर घटती जाएगी। इस प्रकार कर लगाने तथा उसे खर्च करने के सिलसिले में एक बिंदु ऐसा आएगा जहां कि राज्य द्वारा खर्च किए जाने वाले धन की किसी इकाई से प्राप्त होने वाला लाभ और सरकार द्वारा लगाए गए कर की किसी इकाई से के कारण जनता द्वारा किए गए त्याग के ठीक बराबर होगा। यह वह स्थिति है जब सरकार को आय तथा व्यय के संबंध में अपना बढ़ता हुआ कदम रोक देना चाहिए, क्योंकि यही वह बिंदु पॉइंट है जिस पर सीमांत त्याग, मार्जिनल सेक्रीफाइस और सीमांत लाभ, मार्जिनल बेनिफिट बराबर होते हैं। सरकार की वित्तीय कार्य को यही इष्टतम या अनुकूलतम सीमा है। इस प्रकार सरकारी व्यय उस सीमा तक बढ़ाया किया जाना चाहिए जहां तक कि सरकारी खर्च से प्राप्त होने वाला सीमांत संतुष्टि, कराधान तथा सरकारी आय के कारण होने वाली सीमांत तुष्टिहीनता के ठीक बराबर हो जाए। उदाहरण के द्वारा इसे समझाया गया है। मुद्रा की इकाई, कर की प्रत्येक इकाई से मिलने वाला त्याग, प्रत्येक इकाई से मिलने वाली संतुष्टि। त्याग बढ़ता है और संतुष्टि घटती हुई दिख रही है। उपरोक्त तालिका में समाज पर कर की प्रत्येक इकाई भार में वृद्धि से सीमांत त्याग बढ़ता है और इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से समाज में जो उपयोगिता है वो कम होती है। यहाँ मुद्रा की तीसरी इकाई पर सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ बराबर हैं, अर्थात 9 है। यहाँ यही पर कर का सार्वजनिक व्यय की सीमा निश्चित हो जानी चाहिए। यह बात रेखा चित्र से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसमें SS रेखा त्याग तथा तुष्टिहीनता की वक्र रेखा है और BB रेखा लाभ तथा तुष्टि गुण की रेखा है। ये दोनों रेखाएं P बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। इसके अतिरिक्त OX रेखा खर्च किए गए धन की मात्रा को प्रकट करती है और खड़ी रेखा OY किए गए त्याग तथा खर्च को धन को प्रदर्शित करती है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कुल सामाजिक त्याग तथा कुल सामाजिक लाभ वक्र द्वारा भी स्पष्ट की जा सकती है। अधिकतम सामाजिक लाभ उस बिंदु
पर प्राप्त होगा जहां कुल सामाजिक लाभ और कुल सामाजिक त्याग का अंतर सबसे अधिक हो। चित्र 2 में TSB वक्र सार्वजनिक व्यय से प्राप्त कुल सामाजिक लाभ को दर्शाता है, जिसका ढलान ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। यह वक्र दर्शाता है कि जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, कुल सामाजिक लाभ बढ़ता जाता है, किंतु एक बिंदु के बाद वह घटने लग जाता है। इसके विपरीत TSS वक्र से उत्पन्न कुल सामाजिक त्याग को प्रदर्शित करता है, जो दर्शाता है कि कर की मात्रा के साथ कुल त्याग बढ़ता जाता है, किंतु एक बिंदु के बाद कुल त्याग बहुत तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है। यहाँ TSB और TSS वक्र का अंतर शुद्ध सामाजिक लाभ प्राप्त होगा, जो यहाँ MN से दर्शाया गया है। अतः सरकार को OQ मात्रा में व्यय लगाना चाहिए ताकि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं संसाधनों के बंटवारे की। विभिन्न उपयोगों के बीच संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संतुष्टि का सीमांत प्रतिफल सभी उपयोगों में समान हो। उदाहरण के लिए युद्धपोतों तथा निर्धनों की सहायता की विभिन्न मदों के बीच व्यय का बंटवारा इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसमें प्रत्येक मद पर लगाए गए अंतिम शीलिंग से संतुष्टि का समान प्रतिफल प्राप्त हो। यही से सम सीमांत तुष्टि गुण या अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत है, जो लोक वित्त में लागू किया जाता है। मान लीजिए कि कृषि पर किए गए खर्च सीमांत तुष्टि गुण प्रतिरक्षा पर किए गए खर्च के सीमांत तुष्टि गुण से अधिक है, तो प्रतिरक्षा पर किए गए खर्च के मुकाबले कृषि पर किए गए खर्च से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इस स्थिति में साधनों को प्रतिरक्षा से कृषि की ओर स्थानांतरित करना वांछनीय होगा। यह स्थानांतरण उस समय तक होना चाहिए जब तक कि दोनों दिशाओं से प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्टि गुण बराबर न हो जाए। कराधान के भार का वितरण की बात करें, प्रोफेसर पिगू का कहना है कि विभिन्न स्रोतों के बीच कराधान के भार का वितरण न्यूनतम कर त्याग लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए। कराधान के भार को विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार से बांटा जाना चाहिए कि प्रत्येक स्रोत का सीमांत त्याग बराबर हो। प्रोफेसर पिगू के शब्दों में, यदि न्यूनतम कुल कर त्याग की स्थिति लानी है तो करदाताओं को इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि करों के रूप में अदा किए गए धन की सीमांत संतुष्टि सभी करदाताओं के लिए समान हो। उदाहरण के लिए, यदि A द्वारा अदा किए गए रुपए की अंतिम इकाई का तुष्टिकरण या उपयोगिता B द्वारा अदा किए गए रुपए की अंतिम इकाई के तुष्टिकरण से कम हो, तो इसमें B पर कर का भार कम कर देना चाहिए और A के कर भार में वृद्धि की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि A और B दोनों के ही अंतिम रुपए का सीमांत त्याग बराबर न हो जाए। मसग्रेव ने भी अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास किया है। उपरोक्त चित्र नंबर 5 में OX पर सार्वजनिक आय प्रदर्शित की गई है। OX के ऊपर का भाग सामाजिक कल्याण तथा नीचे का भाग सामाजिक त्याग को दर्शाता है। AA1 सामाजिक कल्याण तथा BB1 सामाजिक त्याग को प्रदर्शित करते हैं। AA1 का नीचे झुकना इस बात को व्यक्त करता है कि व्यक्ति की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाला कल्याण गिर रहा है, और BB1 के से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कर का भार बढ़ता जाएगा, करदाता के त्याग की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। SS1 वक्र शुद्ध सामाजिक कल्याण को दर्शाता है, जिसे AA1 में से BB1 घटाकर मालूम किया जा सकता है। अर्थात सामाजिक लाभ में से सामाजिक त्याग घटा दिया जाता है। M बिंदु पर वह बिंदु है जहां पर वास्तविक सामाजिक कल्याण अधिकतम है, और OM धन की वह मात्रा है जो सरकार को समाज के से कर के रूप में प्राप्त करनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय के रूप में खर्च करनी चाहिए। अब बात करते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ऐसे 3 मूलभूत सिद्धांत हैं जो
की वित्तीय कार्यवाहियों में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं तथा अधिकतम सामाजिक लाभ को आदर्श के रूप प्राप्त करने में सरकार की सहायता करते हैं। व्यय की सीमा, राज्यों के संसाधनों का विभाजन और कर विभाजन। सरकारी व्यय उस सीमा तक किया जाना चाहिए जहां तक कि राज्य द्वारा खर्च किए गए धन की अंतिम इकाई से जनता को प्राप्त होने वाला लाभ सरकारी आय की उस इकाई से के प्राप्त होने से में जनता पर पड़ने वाले त्याग के ठीक बराबर हो। खर्च की भी मदों के बीच राज्यों के साधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक साधन से प्राप्त होने वाली संतुष्टि का सीमांत प्रतिफल एक समान हो। और कर विभाजन या करों का बंटवारा भी इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि लोगों द्वारा धन का जो सीमांत तुष्टि गुण करों के रूप में अदा किए जाएं वह सभी करदाताओं के लिए समाज के लिए समान हो। अब बात करते हैं कि सामाजिक लाभ की कसौटी, टेस्ट ऑफ सोशल एडवांटेज। प्रोफेसर डाल्टन ने सामाजिक लाभ के परीक्षण की कुछ कसौटियों का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि लोकवित्त की कार्रवाइयों के द्वारा कुछ लक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए जिसके के द्वारा संपूर्ण रूप से समुदाय के आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सके। और उन्होंने जो है जांच की कसौटियां भी इसकी बताई है। समाज का संरक्षण, उत्पादन में सुधार, वितरण में सुधार, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, भविष्य के लिए व्यवस्था करना इत्यादि बताएं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत लोकहित का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और मार्गदर्शक भी है, लेकिन इसके सामने कुछ कठिनाइयां भी है। तुष्टिहीनता या तुष्टि के बीच असंतुलन। राज्य के लिए यह बड़ा कठिन होगा कि वह कर लगाने से उत्पन्न होने वाली तुष्टिहीनता या अनुपयोगिता तथा सरकारी व्यय से लोगों को मिलने वाले तुष्टि गुण या उपयोगिता के बीच संतुलित स्थापित कर सके। यहाँ यह भी व्यक्ति तक को अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा करने में उस बिंदु तक पहुंचने में प्राय कठिनाई होती है जहाँ की उसके त्याग की तुष्टिहीनता और उसके आय से तुष्टि गुण के बराबर हो, और राज्य के लिए तो ऐसा करना बहुत ही कठिनाईपूर्ण है। दूसरा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य का अनुमान। राज्य भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकता है और देख सकता है कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, परंतु इन अनुमानों या परिकल्पनाओं के आधार पर यह मान लेना कठिन है कि सरकार द्वारा किया गया खर्च वर्तमान में तो तुष्टिहीनता उत्पन्न कर रहा है, भविष्य में उसके मुकाबले अधिक तुष्टि गुण प्रदान करेगा। सारांश में हम कुछ बात करें, लोकवित्त का सिद्धांत नामक वाक्यांश में का आशय मूलभूत नियम फंडामेंटल रूल से है जिसके द्वारा राज्य की वित्तीय नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए।